हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राफेल चो यिनचेंग से बुरा होता है। चो यिनचेंग, आखिर ये तुम मेरा किस तरह का स्वागत कर रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम आज डाओ का ग्रुप में आया हूँ, तो क्या तुम मेरा वेलकम इस तरीके से करोगे? ये बात सुनकर चो यिनचेंग बुरा होता है। सर मुझे माफ कीजिएगा, असल में मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हूँ और किसी पर भी भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्या आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो? आइए इसी के साथ हम यहाँ पर इन गार्ड्स के लीडर को देखते हैं, जो कि राफेल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन? बिल्डिंग के अंदर 100 से भी ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे, तो क्या इस पर्सन ने उन सभी गार्ड्स को हरा दिया है? आए इसी के साथ वो सोच रहा होता है हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गार्ड्स हैं और हम सभी के पास गन्स मौजूद हैं। अगर इस पर्सन ने यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम करने की कोशिश की तो मैं इसे शूट कर दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन को अपने सामने देखकर मुझे इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है और मेरी पूरी बॉडी ही कांप रही है। आए इसी के साथ हम देखते कि राफेल उस पर्सन के पास से होता हुआ चो यिनचेंग के पास चला गया होता है और वो बुरा होता है। मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मर्डर अटैक किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। लेकिन चो यिनचेंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, आखिर तुमने अपने आप को इस मर्डर अटैक से प्रोटेक्ट कैसे किया? क्या इसमें तुम्हारी हेल्प पीटर ने की थी? और ये बात सुनकर चो यिनचेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर अटैक इसी ने करवाया है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर गुस्सा नहीं दिलवा सकता क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ये मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए मुझे सोच समझ कर बोलना होगा कि मुझे इसे क्या जवाब देना है। इसी के साथ चो यिनचेंग बुरा होता है। मिस्टर राफेल, आखिर आप ये क्या कह रहे हो? आखिर पीटर मेरी हेल्प क्यों करेगा? अगर वो यहाँ पर आया भी होता तो हम लोग कब का उसे कैप्चर कर चुके होते और मैं इस बारे में सबसे पहले आपको ही बताता। तो ये बात सुनकर राफेल बुरा होता है। हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वेल, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और इस मर्डर अटैक में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इस वक्त राफेल ने चो यिनचेंग की टाई को पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है। चो यिनचेंग, आखिर ये क्या? तुम्हारी टाई कितनी ज्यादा ढीली है, तुम्हें अपनी टाई को अच्छे से टाइट करके रखना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा मैच्योर हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसकी टाई को सेट कर रहा होता है और इस चीज की वजह से चो यिनचेंग को इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन इसी के साथ राफेल बुरा होता है। चो यिनचेंग, एक चीज को याद रखना, अगर तुम कभी भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम उसी दिन मारे जाओगे। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम मुझे धोखा देकर बच सकते हो। और राफेल की ये बात सुनकर चो यिनचेंग को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और चो यिनचेंग सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इसकी आंखों में देखकर मुझे अपनी मौत नजर आ रही है। मैंने इससे ज्यादा डरावना पर्सन अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद चो यिनचेंग बोलता है, सर राफेल, आखिर आप ये क्या कह रहे हो? आखिर आपने ऐसा सोचा कैसे कि मैं कभी आपको धोखा दूंगा? और आप फिक्र मत कीजिए, अगर कभी भी मुझे पीटर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको ही बताऊंगा। तो सुनकर राफेल बुरा होता है। हाँ ये बात भी ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से चलता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। इसी के साथ राफेल जाता हुआ बुरा होता है। चो यिनचेंग, तुमने कल रात जो सूप पिया था, तुम्हें नहीं लगता कि उसके अंदर मिर्ची कुछ ज्यादा ही कम थी और उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था? ये बात सुनकर चो यिनचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। आखिर आप इस बारे में कैसे जानते हो? तो राफेल बुरा होता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बस ये बताना चाहता था कि मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं तुम्हारी हर एक पल की खबर रखता हूँ। और इसी के साथ हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा डेविल से लुक देते हुए चो यिनचेंग की तरफ देखता है और वो बुरा होता है। चो यिनचेंग, बस इस चीज को याद रखना, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और तुम उसी दिन मारे जाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और इस वक्त यहाँ पर किम भी आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त चो यिनचेंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैनिक में होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, राफेल वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो चो यिनचेंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चो यिनचेंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। और यहाँ पर जीवून भी मौजूद होती है और वो चो यिनचेंग की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो किम से बोल रही होती है, आखिर प्रेसिडेंट के साथ हुआ क्या है? वो इतनी ज्यादा पैनिक में क्यों है? अगर प्रेसिडेंट की हालत ऐसे ही रही तो इनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन इसी वक्त किम कुछ देखकर काफी हैरान होता है और वो बोलता है, जीवून आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? और हम देखते हैं कि ये असलियत में एक कैप होती है और जीवून बोल रही होती है, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने मुझे बताया है कि प्रेसिडेंट हमेशा ही अपने साथ इस कैप को रखता है और जब भी ये कैप प्रेसिडेंट के पास होती है तो वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ पीटर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुछ देर के लिए कमरे में से बाहर चले जाइए, मुझे प्रेसिडेंट से कुछ बात करनी है। तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है और हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जीवोन उसे यहाँ से लेकर जा रही होती है और वो बोल रही होती है, डॉक्टर फिक्र मत करो, ये लड़का तुमसे भी बड़ा डॉक्टर है और वह जानता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद सभी लोग इस रूम में से बाहर चले गए होते हैं। इसी के साथ पीटर बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा।
जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ कोई भी पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डाहो ग्रुप के अंदर जितने भी स्पाई मौजूद थे मैंने उन सभी का पता कर लिया है, लेकिन चो यिनचेंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बुरा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अब किसी भी पर्सन पर भरोसा नहीं है। रेफेल ने मेरे हर एक मूव के ऊपर नजर रखी हुई है, वो मुझे नहीं छोड़ने वाला, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन इस वक्त पीटर चिल्लाकर चो यिनचेंग से बोलता है, बास्टर्ड आखिर तुम कर क्या रहे हो? आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था। क्या तुमने यही प्रॉमिस किया था कि जब हमारी मुलाकात होगी तो तुम अपने फेस पर मुझे इस तरह की पैथेटिक लुक को दिखाओगे? तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ उसे अपनी एक प्रीवियस मेमोरी याद आती है और हमें दोबारा से 1978 का सीन दिखाया जाता है और हम उसी ट्रेन को देखते हैं जिसमें पीटर ने चो यिनचेंग की जान बचाई थी। और पीटर बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें वापस नहीं चलना? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग भी भागता हुआ पीटर के साथ जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त पीटर उसे यहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, चो यिनचेंग तुम जरा यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और अपने कानों को मेरी कैप के साथ अच्छे से क्लोज कर लो ताकि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी शोर सुनाई ना दे। तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग भी बिल्कुल ऐसा करता है और वो अपनी आइज को भी क्लोज कर लेता है। और इससे पीटर बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, मुझे इस एरिया को साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में 2 लोग मौजूद होते हैं जिनके पास गन्स होती हैं और वो पीटर का आगे आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? चलो जल्दी से सामने आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर ही मौजूद हो। और हम देखते हैं कि उन लोगों में से एक पर्सन बुरा होता है, फिक्र मत करो हमारे पास गन्स है, हम लोग एक साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करेंगे और हम उसे शूट करके किल कर देंगे। और इसे हम देखते को दोनों ही एक साथ पीटर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके सामने पीटर नहीं होता और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये पर्सन कहाँ पर चला गया, वो अभी यहीं पर तो मौजूद था। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उनके साथ ही खड़ा होता है और वो बुरा होता है, तुम लोग इडियट्स हो, जब तुम ये बात जानते हो कि मैंने अकेले ही तुम्हारे सभी साथियों को मार डाला तो तुम्हें यहाँ पर छुपे हुए नहीं रहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें ट्रेन से जंप कर देना चाहिए था। और इस वक्त पीटर बहुत ही तेजी से इन दोनों की गर्दनों पर अटैक करता है और पीटर ने बहुत ही आसानी से इन दोनों की गर्दनों को तोड़कर इन्हें किल कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ पीटर बुरा होता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें 10 तक काउंटिंग करनी है, लेकिन लगता है कि शायद तुम इस शो को एंजॉय कर रहे हो। और हम देखते हैं कि चो यिनचेंग यहीं पर मौजूद होता है जो कि पीटर की फाइट को देख रहा होता है। और इसी के साथ चो यिनचेंग बोलता है, मुझे माफ करना, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा कूल है और इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है और तुम्हारे फादर भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर बहुत ही तेजी से अपनी बाइक को चला रहा होता है और उसके पीछे चो यिनचेंग बैठा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बुरा होता है, मिस्टर प्लीज आहिस्ता बाइक चलाइए, अब बाइक को बहुत ही ज्यादा तेज चला रहे हो, मैं रास्ते में गिर जाऊंगा जिससे मेरी मौत हो जाएगी, प्लीज बाइक को थोड़ा आहिस्ता चलाइए। तो पीटर बुरा होता है, चो यिनचेंग फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और हाँ तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो चो यिनचेंग बोलता है, अभी के लिए तो तुमने मुझे सेव कर लिया है, लेकिन जब तुम मेरे साथ नहीं होगे तो तब मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, चो यिनचेंग ये बात तो मैं नहीं जानता और शायद ऐसा भी हो सकता है कि फिर दोबारा जिंदगी में हमारी कभी भी मुलाकात ना हो। तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग काफी ज्यादा उदास हो गया होता है और वो सोचा होता है, ये ब्रदर बहुत ही ज्यादा कूल थे और मुझे लग रहा था कि मैं इन्हें अपना फ्रेंड बना सकता हूँ, लेकिन शायद हमारी फ्रेंडशिप बस यहीं तक थी। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, मैंने तुम्हें जो कैप दी है इसे तुम एक गिफ्ट की तरह रख सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस कैप को देखकर ऐसा समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन हाँ, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में कभी भी मुलाकात हो तो मेरी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से ना हो, बल्कि मेरी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हो जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो और अगर मुझे कभी भी हेल्प की जरूरत हुई तो वो ब्रेव पर्सन मेरी हेल्प कर सके। तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मैं खुद को एक ब्रेव पर्सन बना सकूं। फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बड़ा होकर एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन बनूंगा और मेरी वजह से तुम्हें कभी भी एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर ने अपनी कैप को चो यिनचेंग के सर पर रख दिया होता है और वो बोलता है, तुमने अपने प्रॉमिस को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है और तुम एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन बने हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सैड देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अब खड़े हो जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन हो जो हर एक प्रॉब्लम का बहुत ही आसानी से सामना कर सकता है। तो ये बात सुनकर चो यिनचेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने महसूस किया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी काइंडनेस को देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे अंदर पीटर को देख रहा हूँ। और इसी के साथ चो यिनचेंग बोलता है, जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाया और पीटर मैं तुमसे हमेशा
हमेशा से ही मिलना चाहता था। मेरे दोस्त तुम कैसे हो? और इसी के साथ हम देखते हैं कि चो इन चंग यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब तुम भी ठीक हो चुके हो। अब हमें बाहर चलना चाहिए क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि चो इन चंग अपने रूम में से बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ चो इन चंग बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसी वक्त हम जीवन को देखते हैं जो कि पीटर से बोल रही होती है सीनियर आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया था? चो इन चंग बिल्कुल ठीक हो गया है, आखिर तुमने उसे ऐसा भी क्या बोल दिया? तो पीटर बुरा होता है अरे कुछ नहीं, मैंने बस उसे कुछ पुरानी मेमोरीज की याद दिलाई थी जिससे वो खुद ब खुद नॉर्मल हो गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ग्लोरी हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें जे और सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि पीटर से बोल रहे होते हैं अरे भाई तू इतने दिनों से था कहाँ पर? हमें तो लगा कि तूने किलर की जॉब को ही छोड़ दिया। तो पीटर बोल रहा होता है अरे नहीं, आखिर मैं अपनी जॉब को क्यों छोड़ूंगा? लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूना भागती हुई आ रही होती है और वो बोल रही होती है दोस्तों हम लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो सॉन्ग बोल रहा होता है यूना आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई हो? फिक्र मत करो, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प शुरू करूंगा। तो यूना उन लोगों से बोलती है गधो पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन सभी डी रैंक किलर्स को जॉब से निकालने वाली है। तो यह सुनकर सॉन्ग और जे दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? जिसके बाद यूना उन सभी को बता रही होती है टीचर ने मुझे बताया है कि कुछ दिनों बाद तमाम डी रैंक हंटर्स का टेस्ट होने वाला है और वो लोग जो टॉप 100 रैंक में आएंगे वही पास हो पाएंगे, वरना सभी लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने ऐसे टेस्ट के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना, कहीं ये रैफेल मुझे पकड़ने के लिए कोई न्यू प्लान तो नहीं बना रहा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे और सॉन्ग दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरे होते हैं आखिर ये तुम क्या कह रही हो, कहीं ये ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन वाले पागल तो नहीं हो गए? आखिर हम लोग टॉप 100 रैंकिंग पर कैसे आएंगे जबकि हम कुछ टाइम पहले ही डी रैंक हंटर्स बने हैं और हमारी रैंक इस वक्त सबसे ज्यादा लो है। लेकिन इसी के साथ जी बुरा होता है ब्रदर जरा किम को तो देखो, इसे देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे इस टेस्ट की बिल्कुल भी परवाह है। तो किम बुरा होता है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है आखिर वो तरीका क्या है? तो पीटर बुरा होता है मैंने हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर को हायर किया है जो कि आज से हमें फाइटिंग करना सिखाएगा और इससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इससे हम लोग बहुत ही आसानी से टॉप 100 रैंकिंग में आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर वो पर्सन है कौन, क्या तुम हमें उससे मिलाओगे? और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन भी यहीं पर आ चुका होता है। लेकिन इस पर्सन को देखकर जे और सॉन्ग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? किम आखिर तुम इस पर्सन को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम भूल गए हो कि ये पर्सन कितना ज्यादा डेंजरस है? और इसी के साथ यूना बोल रही होती है आखिर ये पर्सन है कौन, क्या तुम लोग इससे पहले से जानते हो? तो जे बोल रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमारी कुछ टाइम पहले ही इस पर्सन से मुलाकात हुई थी लेकिन मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि काइगा होता है। और इसी के साथ काइगा बुरा होता है तुम लोगों से दोबारा मिलकर अच्छा लगा, कैसे हो तुम सब? और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि काइगा जब उन डिसाइपल से बचकर भाग गया था तो वो वापस जीवन के घर पर ही आ गया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन जो कि पीटर के पीछे छुपी हुई होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए काइगा से बोल रही होती है बास्टर्ड आखिर तुम वापस मेरे घर पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि ये कोई होटल है जहाँ पर तुम जब मर्जी आ जा सकते हो? शुक्र मनाओ कि यहाँ पर सीनियर मौजूद हैं और सीनियर की रिस्पेक्ट करने की वजह से ही मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है, वरना मैं तुम्हें कब की किल कर चुकी होती। लेकिन इसी साथ पीटर उसे छोड़कर बाहर आ गया होता है और वो बुरा होता है तुम कुछ देर बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। जिसके बाद पीटर काइगा से बोलता है तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो काइगा बुरा होता है मैंने ग्लोरी क्लब के डिसाइपल से फाइट की और मैं ये बात जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग तुम हो। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम कौन हो? तो पीटर बोलता है अगर मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करने वाले, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन काइगा बोलता है नहीं, मेरा भरोसा करो, तुम मुझसे जो कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हारी हर एक बात का यकीन करूंगा। तो पीटर बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं ही पीटर हूँ। तो यह सुनकर काइगा बोलता है अच्छा तो तुम पीटर हो। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, क्या बोला तुमने, तुम पीटर हो? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीटर बोरा होता है अभी तुमने तो बोला था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगे, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तो काइगा बुरा होता है अरे लेकिन तुम कुछ ऐसा तो बोलो जिसका मैं यकीन करूं। पीटर तो एक बुढ़ा पर्सन है लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम्हारी एज तो मुझसे भी कम है। लेकिन पीटर बुरा होता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही पीटर हूँ। इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये बोल रहा है कि ये पीटर है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? इसी के साथ वो अपनी प्रीवियस मेमोरीज को सोच रहा होता है जहाँ पर उसकी और पीटर की फाइट हुई थी और वो सोच रहा होता है ऐसा पॉसिबल है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और इसने मुझे और युइका दोनों को ही बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अगर पीटर सच में एग्जिस्ट करता है तो इसके अलावा
अलावा और कोई भी पीटर नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, अच्छा अब मुझे ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तो काइगा बता रहा होता है, मैं राफेल से मिलने गया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या सच में मुझे बर्बाद करने के पीछे उसी का हाथ है। और तुम सही थे, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी होता आया है उस सबका जिम्मेदार राफेल ही था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं राफेल को हरा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी हेल्प करोगे? लेकिन पीटर इसके लिए मना कर देता है और वो बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा, मेरा इसमें क्या फायदा है? लेकिन इस वक्त काइगा अपने घुटनों पर बैठ गया होता है और वो बोलता है, प्लीज मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और मैं राफेल से युइका का रिवेंज लेना चाहता हूँ। प्लीज स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ, मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन काइगा बुरा होता है, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे अपना डिसाइपल नहीं बना लेते, और मैं अपने घुटनों पर से भी नहीं उठूंगा। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, इडियट, मैं ये कह रहा हूँ मुझे पसंद नहीं कि मेरा स्टूडेंट मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठा रहे। तो ये बात सुनकर काइगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, मास्टर मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। आज से आप मुझे जो भी ऑर्डर दोगे मैं उन सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, और अगर आप मुझे कभी भी कोई भी मिशन देना चाहते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे उस मिशन का बता सकते हैं। अगर मुझे उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइगा सोच रहा होता है, क्या सच में मुझे इन डीरेक हंटर्स को ट्रेन करना होगा? जिसके बाद काइगा इन लोगों से बुरा होता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो और 100 तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, तुम लोग तो 300 रैंकिंग में भी नहीं आ सकते। तो ये बात सुनकर यूना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए काइगा से बोल रही होती है, आखिर ये बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। लेकिन सॉन्ग और जय ने यूना को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं, बेवकूफ लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपने साथ हमें भी यहाँ पर मरवाना चाहती हो? तो यूना बोल रही होती है, इडियट्स, आखिर तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? ये पर्सन बिल्कुल हमारी सेम एज का है, हम लोग बहुत ही आसानी से इसे हरा सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो काइगा के पास से होता हुआ जा रहा होता है और वो बोलता है, काइगा, मैंने इन लोगों को अपनी असलियत नहीं बताई है और मैं इन्हें ट्रेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम इन्हें ट्रेन करो और स्ट्रॉन्ग बनने में इनकी हेल्प करो। तो ये बात सुनकर काइगा बोल रहा होता है, मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग को आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें ट्रेन कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ट्रेनिंग का हमारे ऊपर कोई भी असर होने वाला है, क्योंकि हम आपसे पहले भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बात सुनकर काइगा बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मेरी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लो। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक बहुत ही बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ इन्होंने अपनी कमर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों को बांधा हुआ होता है। और इसी के साथ सॉन्ग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है? क्या ये पर्सन हमें मारना चाहता है? अगर हम यहाँ से गिर गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी और हमारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये पर्सन सच में हमें मारना चाहता है। और इसी के साथ यूना भी बोल रही होती है, मैंने सोचा था ये बस एक मुश्किल ट्रेनिंग होने वाली है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस ट्रेनिंग में हम लोग कंफर्म मरने वाले हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काइगा भी मौजूद होता है जो कि चिल्लाते हुए इन लोगों से बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते भी हो या नहीं? जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से चढ़कर इस पहाड़ के ऊपर आ जाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम राफेल को देखते हैं जो कि किसी पर्सन से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा अजीब है ना, सबसे पहले ग्लोरी हॉस्पिटल, जिसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट की शिप और अब डाहो ग्रुप की बिल्डिंग, इन तीनों प्लेसेस पर ही पीटर अपीयर हुआ है, लेकिन किसी भी पर्सन को उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पीटर हम लोगों के दरमियान में ही मौजूद है और हम लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे? लेकिन इसी वक्त राफेल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटर किसी तरीके से हमारी किलर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो चुका है और हमें इस बारे में पता ही नहीं है? तो ये बात सुनकर उसके पास मौजूद पर्सन बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? पीटर एक ओल्ड पर्सन है और अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी करता है तो बहुत आसानी से उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो राफेल बोल रहा होता है, तुम पीटर को नहीं जानते, पीटर जो चाहे वो कर सकता है, क्या तुम भूल रहे हो? एलपीडी के पास एक स्पेशल टेक्निक है जिससे वो किसी भी पर्सन का रूप धारण कर सकता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि पीटर भी अपना रूप चेंज करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। इसी के साथ राफेल बोल रहा होता है, मुझे समझ आ गया, हमें बस पीटर के लिए एक जाल बिछाना है और पीटर खुद चलकर उस जाल में आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि राफेल जिस पर्सन से बातें कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि थेडियस है, जो कि यहाँ पर बिल्डिंग में उल्टा लटक कर सिटी के नजारे देख रहा होता है। और इसी के साथ थेडियस बोलता है, राफेल, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम चाहो तो हम हमारे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जीवोन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवोन पीटर को समझा
रही होती है, सीनियर आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ये जरूर रेफेल का कोई प्लान है, अगर आप वहाँ पर गए तो आप फंस जाओगे, प्लीज मेरी बात को मानिए, वहाँ पर मत जाइए। तो पीटर बोल रहा होता है, जीवन तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो लोगों का शक मेरे ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इससे अच्छा यही है कि मैं जाकर इस टेस्ट को कंप्लीट करूँ। लेकिन इस वक्त काइगा पीटर से बोलता है, मास्टर अगर आप चाहो तो आपकी जगह मैं जा सकता हूँ और मैं आपके लिए इस टेस्ट को कंप्लीट कराऊंगा। तो पीटर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? तो काइगा बोलता है, बॉस मैं अपने फेस को कवर कर लूंगा और मैं किसी भी पर्सन को अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। लेकिन पीटर बोल रहा होता है, तुम दोनों फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं बहुत आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर लूंगा। लेकिन इसी साथ जीवन बोल रही होती है, वाओ इन दोनों की क्या परफेक्ट जोड़ी है, मास्टर एक बहुत बड़ा इडियट और डिसाइपल सबसे बड़ा गधा। तो यह सुनकर काइगा बोल रहा होता है, क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को इडियट बुलाने की, और आखिर तुमने मुझे गधा क्यों बुलाया? लेकिन जीवन काइगा को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और वो पीटर से बोल रही होती है, सीनियर जिस जगह पर आप लोगों का टेस्ट होने वाला है मुझे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या आपको सच में लगता है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए? तो पीटर स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, मैंने कहा ना तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम डी रैंक किलर्स आ चुके होते हैं और यहाँ पर किम भी मौजूद होता है और वह सोच रहा होता है, जिस आइलैंड पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स का आना अलाउ नहीं है और शायद ये प्लेस भी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा किलर्स मौजूद होते हैं और ये सभी डी रैंक किलर्स हैं। और इन्हें देखकर यूना बोल रही होती है, इस जगह पर तो बहुत ही ज्यादा किलर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास देखने में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमारा कोई टेस्ट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी को यहाँ पर ग्रुप ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सॉन्ग और जी भी मौजूद होते हैं, जो कि यूना की बात सुनकर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं, नहीं हमें कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, हम पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब हम और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकते। और इन्हें देखकर यूना बोल रही होती है, इडियट्स ये तमाशा करना बंद करो, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। और इस वक्त इस जगह पर जो एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन मौजूद होती है वो ऑन हो जाती है, जिस पर एक होस्ट सभी लोगों को बता रहा होता है, आप सभी लोगों का इस जगह पर स्वागत है। इस आइलैंड को डेड आइलैंड का टाइटल दिया गया है क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाते हैं और आप सभी लोग यहाँ पर सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि आखिर आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को आपके टेस्ट के बारे में बताता हूँ। आप लोगों का टेस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो ये है कि आप लोगों को अगले 48 घंटों तक इस डेड आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करना है। और इस होस्ट की बात सुनने के बाद कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये किस तरह का टेस्ट है, सुनने में तो ये काफी ज्यादा इजी लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ट्रिप पर आया हुआ हूँ। लेकिन इसी के साथ वो होस्ट बोलता है, तुम में से बहुत ही ज्यादा लोग इस टेस्ट को बहुत ही ज्यादा इजी समझ रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। सभी किलर्स को एक एक टोकन कार्ड दिया जाएगा और किलर्स को दूसरे किलर्स के साथ फाइट करके उनके कार्ड्स को छीनना होगा और लास्ट में वो टॉप 100 किलर्स जिनके पास सबसे ज्यादा टोकन कार्ड्स होंगे वो इस टेस्ट को पास कर जाएंगे और दूसरे प्लेयर से उनके टोकन को हासिल करने के लिए तुम लोग फ्रीली आपस में फाइट कर सकते हो और चाहो तो तुम अपने साथियों के कार्ड को चुरा भी सकते हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम अपने ओपोनेंट को इंजर्ड नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ पर जितना चाहो अपने ओपोनेंट को उतना इंजर्ड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने ओपोनेंट को किल नहीं करना है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम सभी डी रैंक किलर्स में से कितने लोग इस डेड आइलैंड के ऊपर सर्वाइव कर पाते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और उसके दोस्तों ने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है और ये कपड़े इन्हें काफी अच्छे तरीके से फिट आ गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, इन कपड़ों के ऊपर हमारी रैंकिंग्स लिखी हुई हैं, जो कि सभी किलर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू बनने वाली है, क्योंकि वो सभी किलर्स जिनकी रैंक सबसे ज्यादा हाई है वो खुद से लो रैंक के हंटर्स को ही चूज करेंगे ताकि वो आसानी से उन्हें हरा कर ज्यादा से ज्यादा टोकन कार्ड्स को जमा कर सके। लेकिन इसी वक्त हमें जे की आवाज आती है जो कि सॉन्ग से बुरा होता है, हे सॉन्ग क्या तुमने देखा आखिर इन लोगों की आउटफिट है किस तरह की? एक पर्सन ने अपने चेहरे पर जोकर का मास्क पहना हुआ है, जो कि एक पर्सन ने अपने चेहरे पर एक कद्दू वाला मास्क लगाया हुआ है। और इसी साथ सॉन्ग एक लड़की को देखते हुए बुरा होता है, जे क्या तुमने इस लड़की को देखा, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि ये लड़की जरूर एक मॉडल है, लेकिन आखिर इस जैसी मॉडल एक किलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रही है। और इसी साथ वो देखते कि यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन भी मौजूद होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, ये क्या, ये बुढ़ा पर्सन अभी भी एक डी रैंक का हंटर है, जबकि इसकी उम्र में तो पीटर एक डिसाइपल बन गया था। और इनकी बातें सुनकर पीटर सोच रहा होता है, इडियट्स, मैं बुढ़ापे में नहीं बल्कि मैं जवानी में ही एक डिसाइपल बन गया था, इन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी सही से नहीं पता है। और इसी साथ पीटर चलते हुए आसपास के एरिया को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डी रैंक किलर्स मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंकिंग मेरी है। इसका साफ मतलब यही है कि बहुत ज्यादा लोग मुझे टारगेट करेंगे ताकि वो सबसे पहले मुझे हराकर मेरे टोकन कार्ड को छीन सके। और यहाँ पर पूरे आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा कैमरास को फिट किया गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी स्किल्स को भी फ्रीली यूज नहीं कर सकता, वरना ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझे नोटिस कर लेंगे। ये सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आखिर मैं इसे
सॉल्व कैसे करूंगा। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से बुरा होता है। दोस्तों मुझे लगता है सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। और इस पर्सन की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सॉन्ग बुरा होता है। आखिर ये पर्सन कहना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद को सभी लोगों का लीडर समझ रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थाइडियस होता है। और इसी के साथ थाइडियस हंसते हुए बोलता है, दोस्तों मुझे पता चला है कि यहाँ पर हम डी रैंक किलर्स के दरमियान में पीटर भी हो सकता है, इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या सच में हमारे दरमियान में पीटर मौजूद है। और इसी वक्त वो एक ओल्ड पर्सन के गाल को बहुत ही जोर से खींचना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। ओल्ड मैन मुझे बताओ क्या तुम ही पीटर हो? लेकिन उस ओल्ड पर्सन को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो कह रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन, मुझसे पीछे हटो। और यहाँ पर कुछ लोग थाइडियस को देखकर बोल रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन है कौन? क्या ये कोई इडियट है या फिर ये जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इसी के साथ थाइडियस इन लोगों से बोलता है, अरे नहीं, मैं किसी को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये चेक करना चाहता हूँ कि कहीं हमारे दरमियान में पीटर तो मौजूद नहीं है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, इस पर्सन को देखकर ही मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कोई डी रैंक किलर नहीं है और शायद रेफेल ने ही इसे यहाँ पर भेजा है ताकि ये मुझे पकड़ सके। लेकिन इसी वक्त थाइडियस ऊंची आवाज में सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, अगर मैं एक करके सभी लोगों को चेक करूंगा तो इससे मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम में से कोई भी पर्सन पीटर है तो अपना एक हाथ ऊपर उठा दे, मैं उसके पास आ जाऊंगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या ये बेवकूफ है? क्या इसे सच में लगता है कि अगर ये ऐसा बोल देगा तो पीटर बहुत आसानी से सभी लोगों के सामने आ जाएगा? लेकिन इस वक्त थाइडियस कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है। और इसी के साथ थाइडियस काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम ही पीटर हो? तो किम बोलता है, क्यों, क्या मैं पीटर नहीं हो सकता? तो यह सुनकर थाइडियस हंसते हुए फौरन से किम की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ब्रदर तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन इसी के साथ सॉन्ग बोल रहा होता है, क्या ये लड़का किम को जानता है? इसने उसे भाई क्यों बुलाया? तो यूना बोलती है, उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा कंफर्म पता है कि तुम एक इडियट जरूर हो, उससे सिर्फ किम से बात करने के लिए उसे ब्रदर बुलाया है। और इसी वक्त थाइडियस किम के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने ये तो बोल दिया कि तुम पीटर हो, लेकिन जरा लोगों की बातें सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं, जहाँ तक हमने सुना है पीटर एक ओल्ड पर्सन है और उसकी एज 80 से भी ज्यादा है, तो आखिर ये यंग पर्सन पीटर कैसे हो सकता है? ये जरूर पीटर का कोई फैन होगा जो खुद को पीटर जैसा बनाना चाहता है। जिसके बाद पीटर थाइडियस से बोल रहा होता है, क्या तुम कोई इडियट हो? अगर तुम्हें पता है कि पीटर यहाँ पर मौजूद है तो उसे बहुत ही आसानी से सीक्रेट तरीके से पकड़ा जा सकता था, लेकिन तुमने ओपनली सभी लोगों के सामने इस बारे में बता दिया है। अब अगर पीटर यहाँ पर मौजूद भी है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोगों के सामने आएगा? वो कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा, बल्कि वो और ज्यादा खुद को छुपा लेगा। तो थाइडियस बोल रहा होता है, ब्रदर बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तुम में कुछ चेक करना है। और इस वक्त हम देखते हैं कि थाइडियस बहुत ही जोर से किम के फेस पर किक मारता है, लेकिन उसे ये किक किम को डराने के लिए मारी होती है और वो किम को हिट नहीं करता। इसी के साथ थाइडियस बोलता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे बारे में जानने के लिए तो अब मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ सॉन्ग और जे चिल्लाते हुए थाइडियस से बोल रहे होते हैं, और इडियट आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वीक पर्सन को चूज करने की? अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे फाइट करो। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी किक को किसी पर्सन के फेस के सामने कर तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो? लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, यहाँ पर सभी लोगों को ये लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे एक नॉर्मल किक मारने की कोशिश की है, और सच ये है कि थाइडियस ने यहाँ पर अपने पैर को 4 बार मेरे फेस के सामने से घुमाया है और लास्ट में उसने अपने पैर को मेरे सामने ही रोक दिया। ये कोई नॉर्मल डी रैंक किलर तो बिल्कुल नहीं है, तो आखिर ये है कौन? लेकिन इसी के साथ थाइडियस बोल रहा होता है, मुझे तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे। इसी के साथ थाइडियस बोलता है, ब्रदर आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्यों ना हमारा एक मैच हो जाए? लेकिन इसी वक्त थाइडियस के पास जे और सॉन्ग आ गए होते हैं और इसी के साथ सॉन्ग बोल रहा होता है, ओए मिस्टर आखिर तुम्हारी हमारे साथी को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो हमारा मुकाबला करो। तो इन लोगों की बातें सुनकर थाइडियस इन्हें पीछे कर देता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं उससे फाइट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो। जिसके बाद थाइडियस किम के पास आ जाता है और वो उसके गाल को खींच रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम भी पीटर नहीं हो। और इसी के साथ थाइडियस वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ सॉन्ग किम से बोल रहा होता है, किम मैं जानता था तुम बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा ये लीडर तुम लोगों के साथ है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इन इडियट्स की बातें सुनकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसी के साथ हम थाइडियस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, जब मैंने इस पर्सन के ऊपर अटैक किया था, इस पर्सन ने मेरे हर एक अटैक को देख लिया था। क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था या फिर ये पर्सन जानबूझकर अपनी स्किल्स को छुपा रहा है? ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लगता है इससे फाइट करने में सचमुच काफी
काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे और सॉन्ग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या हमें चलकर दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए और हमें उनसे उनकी आईडीज को लेना चाहिए, या फिर हमें चलकर लोगों को वन ऑन वन फाइट के लिए चैलेंज करना चाहिए। लेकिन इनकी बात सुनकर ये ना बोल रही होती है क्या तुम जानते भी हो हमारी रैंक सबसे ज्यादा लोवेस्ट है और जितने भी लोगों की रैंक हमसे हाई है उन सभी ने अभी तक तो हमें अपना टारगेट भी बना लिया होगा, और अगर हम किसी पर्सन से फाइट करने के लिए जाएंगे तो वो लोग ग्रुप्स में हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये बात तो बिल्कुल सच है, तो आखिर अब हम करेंगे क्या। जिसके बाद पीटर बोलता है दोस्तों हम लोगों की रैंक बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए हम किसी भी पर्सन को फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि वो पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम दोनों किसी भी पर्सन से फाइट नहीं करोगे। लेकिन इस वक्त जे और सॉन्ग किम की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं किम वैसे इस जगह पर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक सिर्फ तुम्हारी है, तो तुम हमें क्यों समझा रहे हो। लेकिन इस वक्त यूना उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही होती है इडियट्स जैसा किम ने बोला है बस वैसा करो और अब कोई भी सवाल मत पूछ रहा। तो यूना को चिल्लाते हुए देखकर जे और सॉन्ग दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं। आया में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो होस्ट बोल रहा होता है दोस्तों मुझे लगता है टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आप सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अभी और इसी वक्त से आप लोगों के टेस्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जितने भी किलर्स मौजूद होते हैं वो सभी इस जगह में फैल जाते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है सभी लोगों ने दूसरे लोगों के कार्ड्स को हासिल करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया होगा और इसलिए हमें भी अपने प्लान को फॉलो करना होगा क्योंकि मुझे अपने साथ इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। और इसी साथ किम उन लोगों से बोलता है दोस्तों मैंने एक प्लान बना लिया है, मुझे फॉलो करो, हम लोग एक जगह पर जा रहे हैं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग चलते हुए जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ सॉन्ग इन लोगों से बोल रहा होता है आगे तुम लोग हमें लेकर कहाँ पर जा रहे हो, आखिर जंगल के अंदर ऐसा क्या है, शायद तुम लोग ये बात बोल रहे हो कि हमें खाने और पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं दिया गया है और हमें खाना और पानी खुद जाकर स्टोर में से कलेक्ट करना होगा। लेकिन इसी के साथ यूना उनके ऊपर चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम लोग कुछ देर के लिए अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते, तुम लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग इस वक्त किस तरह की सिचुएशन में हैं। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही खामोश हो जाते हैं। लेकिन इसी साथ सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है क्या हमें इस फैक्ट्री के अंदर रुकना पड़ेगा, ये तो कितनी बेकार सी जगह है, किम क्या तुम सच में श्योर हो, क्या हमें इसी जगह पर रुकना चाहिए। तो किम उनसे बोलता है दोस्तों इस वक्त बाकी के जितने भी पीपल्स हैं वो सभी खाने और पानी के लिए आपस में फाइट कर रहे होंगे और इस वक्त वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए हमें कुछ टाइम तक वेट करना होगा और बाद में हम सोचेंगे कि हमें अपने लिए फूड को किस तरह से हासिल करना है। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही बोल रहे होते हैं अरे वाह ये प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी साथ किम सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वो ये पर्सन है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थैडियस मौजूद होता है जो कि इन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। और किम सोच रहा होता है आखिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे मेरे ऊपर शक हो गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस फैक्ट्री के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर कुछ और भी डी रैंक हंटर्स मौजूद होते हैं और इन सभी को यहाँ पर किम ने ही बुलाया है। और किम बोल रहा होता है दोस्तों मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम सभी डी रैंक हंटर्स आपस में टीम अप करने वाले हैं क्योंकि ये बात तुम लोग भी जानते हो कि हमारा मकसद सिर्फ दूसरे लोगों के कार्ड्स को हासिल करना है। लेकिन इसके लिए हमें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी के सभी लोग हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें वेट करना होगा जब सभी लोग आपस में फाइट करके बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे उस वक्त हम उन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा कार्ड्स होंगे। और क्योंकि वो पर्सन उस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होगा तो वो इतनी ज्यादा डी रैंक हंटर्स के साथ फाइट नहीं कर पाएगा और हम उसे हराकर बहुत ही आसानी से उसके कार्ड्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर हम इस आइडिया के साथ काम करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से इस टेस्ट में भी पास हो जाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर थैडियस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसे इस जगह पर आते ही लीडरशिप को संभाल लिया है और ये सबको बता रहा है कि उन्हें यहाँ पर किस तरीके से फाइट करनी है। जिसके बाद किम दो डी रैंकर से बोल रहा होता है मिस्टर कद्दू और मिस्टर जोकर हम तीनों को चलकर बाहर के एरिया को चेक करना चाहिए ताकि हमें बाहर के लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये बात सुनकर वो भी इस चीज के लिए मान जाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और वो मास्क मैन दोनों ही भागते हुए जंगल के अंदर चेकिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ वो मास्क वाला पर्सन बोल रहा होता है एक टाइम था जब मैंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल को हासिल किया था और बॉक्सिंग की दुनिया में मेरा एक बहुत ही बड़ा नाम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिचुएशन चेंज होती गई और जब मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया तो मुझे मजबूरी में एक किलर बनना पड़ा। लेकिन किलर बनने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के ये किलर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरा लेवल तो इन लोगों से बहुत ही ज्यादा लो है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम उसे हिम्मत देते हुए बोलता है मिस्टर पंपकिन आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक लो रैंक का किलर हूँ लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और आप भी हार मत मानिए, आप जरूर एक दिन खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर बना लोगे। और ये बात सुनकर वो मास्क वाला पर्सन बोल रहा होता है तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट भी हो रही है क्योंकि मुझे एक ऐसा लड़का इंस्पायर कर रहा है जिसकी रैंक
मुझसे भी लो है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही जोर जोर से दरवाजे को बजा रहा होता है और इसी के साथ खिड़की में से एक पर्सन पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो वो पर्सन बताता है मेरी रैंक 317 है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजे को खोलो, मैं इंजर्ड हूँ। तो उन लोगों ने भी फैक्ट्री के दरवाजे को खोल लिया होता है और वो उसे फैक्ट्री के अंदर कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था। तो वो पर्सन बताता है शायद तुम लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन बाहर कुछ बी रैंक किलर्स भी मौजूद है जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मेरे ऊपर भी एक बी रैंक किलर ने अटैक किया था। तो ये बात सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं व्हाट, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर इस आइलैंड के ऊपर बी रैंक हंटर्स क्या कर रहे हैं, जबकि ये टेस्ट तो सिर्फ डी रैंक हंटर्स के लिए था। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है हमें जल्दी से फैक्ट्री के सभी दरवाजों को बंद करना होगा वरना वो बी रैंक हंटर्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसकी बैक में स्टैब कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है बी रैंक हंटर्स आएंगे नहीं बल्कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इस वक्त वो पर्सन अपनी शर्ट जिसके ऊपर 328 लिखा हुआ होता है वो उसे फाड़ देता है, जिसके नीचे उसने एक और शर्ट पहनी हुई होती है जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होगे कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपने कार्ड्स को हमें दे दो। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद होता है और वो भी अपनी शर्ट को फाड़ देता है और वो भी एक बी रैंक किलर होता है और इसकी शर्ट के ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ होता है। और इन लोगों को यहाँ पर देखकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये लोग कुछ टाइम बाद अपीयर होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही टाइम से अपीयर हो चुके हैं, शायद राफेल को पीटर को पकड़ने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसी के साथ यूना सोच रही होती है आखिर यहाँ पर चल के रहा है और ये बी रैंक हंटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ वो सोच रही होती है लास्ट टाइम जब हमारी बी रैंक हंटर्स के साथ फाइट हुई थी तो हम लोग बहुत ही बुरे तरीके से हार गए थे, लेकिन क्या अब हम इन लोगों से जीत पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त इन्हें फैक्ट्री के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा ऊंची चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो मास्क वाला पर्सन बोल रहा होता है आखिर फैक्ट्री के अंदर हो क्या रहा है, मुझे लगता है शायद हमारी टीम के ऊपर किसी पर्सन ने अटैक किया है, क्या हमें चलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त वो जोकर वाला पर्सन वहाँ से भागकर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस खुद को बचाना है, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो मास्क वाला पर्सन किम से बोल रहा होता है 336 अब हमें क्या करना है, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग उन बी रैंक किलर से बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुमने इस पर्सन को किल कर दिया है, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता है, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को किल नहीं कर सकते हो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है आखिर तुम लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग किलर्स हो और तुम्हारा काम लोगों को किल करना ही है और इस तरह के रूल्स हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। और इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो सोच रहा होता है लगता है इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये डी रैंक हंटर्स मिलकर इन बी रैंक हंटर्स के साथ फाइट कर पाएंगे या फिर ये ऐसे ही मारे जाएंगे। और इसी के साथ यूना सोच रही होती है हमने पिछले एक वीक में बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, लेकिन क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हम अब बी रैंक हंटर्स के साथ फाइट कर सकते हैं। अगर किम यहाँ पर होता तो किम बहुत ही आसानी से इन लोगों को हरा सकता था, लेकिन वो अपनी स्किल्स को किसी भी पर्सन को नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर उसने अपनी स्किल्स को लोगों के सामने शो कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। जिसके बाद सॉन्ग जे से बुरा होता है जे मुझे लगता है हमें इन लोगों से फाइट करनी ही होगी, तो ठीक है अब हमारी मुलाकात सीधा हेवन में होगी। तो ये बात सुनकर जे भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है ठीक है भाई जैसा तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त एक बी रैंक का किलर इन लोगों से बुरा होता है यहाँ पर टोटल तुम 5 पीपल्स मौजूद हो, यानी कि मुझे यहाँ से टोटल 5 कार्ड्स मिलेंगे। और इस वक्त वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर सीधा यूना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है अगर मुझे शुरुआत ही करनी है तो क्यों ना मैं सबसे पहले इस लड़की से शुरुआत करूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन इस बी रैंक किलर के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर जे और सॉन्ग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये भी कोई बी रैंक किलर है। लेकिन इसी के साथ यूना सोच रही होती है शिट ये जरूर किमी होगा जो हमारी हेल्प करने के लिए आया है, मुझे उसे रोकना होगा वरना वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। लेकिन इसी वक्त वो इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो मास्क वाला पर्सन होता है। और इसे यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन दोस्तों ये मास्क वाला पर्सन नहीं बल्कि किम है जिसने उस पर्सन का मास्क उससे ले लिया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं इस मास्क वाले पर्सन को अपने साथ जंगल में इसीलिए लेकर गया था ताकि मैं इससे इसके मास्क को ले पाऊँ, और क्योंकि अब मेरे पास ये मास्क है तो मैं फ्रीली इन लोगों से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ जे अपने दोस्तों से बुरा होता है ये पर्सन तो पहले हाइट में बहुत ही ज्यादा छोटा था, आखिर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिससे मैं अपनी मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते
बोलते हैं, वाओ ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कूल है ब्रदर, क्या ये टेक्निक तुम हमें भी सिखा सकते हो। और ये बात सुनकर यूना सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता कि इन दोनों के जैसे गधे मेरी टीम में मौजूद है। क्या इन्हें सच में पता नहीं चल रहा कि इनके सामने जो पर्सन मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि किम ही है। जिसके बाद हम उस बी रैंक किलर को देखते हैं जो कि चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है और वो बुरा होता है। चाहे तुम कितनी भी टेक्निक्स को यूज क्यों ना कर लो, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम सिर्फ एक डी रैंक किलर हो और तुम्हारे सामने इस वक्त एक बी रैंक किलर मौजूद है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यानी कि एक बी रैंक किलर को हरा पाओगे? तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि मैं मिस्टर पंपकिन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।